अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज आप लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 लाइफ। ठीक है। अच्छा, मैंने बीच में चैप्टर इसलिए स्किप किया है क्योंकि आप लोग हैं नहीं, मुझे आप लोगों की टाइम की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रेज होंगे। अब ये वाला जो चैप्टर है लाइट का फिजिक्स का, ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। ठीक है, इसको आपने बस ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड पे समझना है और प्रॉपरली समझना है। ठीक है। अच्छा, फिर चलें शुरू करते हैं। ये इंशाल्लाह ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स लाइट है क्या? यार लाइट जो है ना, बेसिकली अगर बाय डेफिनेशन हम कहें, कोई भी आपसे पूछे कि लाइट क्या है, तो सबसे पहले आपने ये बताना है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये इसकी डेफिनेशन है। फिजिक्स की इस्तेलाह में इसको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी कोर्स ऑफ हिस्ट्री देखें तो लाइट एक ऐसा फिनोमेना है जिससे इंसान हमेशा बहुत इंस्पायर रहा है। अब यहाँ पर जो जो इंसान ने तरक्की की, ये लाइट का जो टॉपिक है ये बढ़ता चला गया, एक्सपैंड होना शुरू हो गया। इंसान ने जब सोच फिक्र करना शुरू की फिजिक्स के अंदर, तो लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था और उसकी एप्लीकेशन जो थी वो मतलब पहले हुआ करती थी। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात ना करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी के दौर से पहले लाइट के लैंटर्न चलते थे, दिए जलते थे रात में, बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन अब यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हुई बीच में, फिर लाइट का कॉन्सेप्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, उसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, रिसर्च होना शुरू हुई। तो फिर आगे जा जाकर हम सोलर पैनल्स पर आ गए, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तक आ गए और मैक्सवेल ने अपनी 4 इक्वेशंस दी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की और बहुत सारी और एक्सपेंशन हुई है लाइट के अंदर। लेकिन आज से अगर 1000 साल पहले चले तो एक शख्स ऐसा था जिसने आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दिए। लाइट एक एनर्जी है। ठीक है। मॉडर्न इस्तेलाह में हम कहते हैं इसको गेट पैकेट ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर हम पीछे चले कि इंसान ने शुरू कैसे किया लाइट को देखना, तो फिर यहाँ पर आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर सबसे पहला टॉपिक तो ये था, सबसे पहला पॉइंट ये था कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। दूसरा पॉइंट ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the angle of reflection. Equal to the angle of reflection. ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal all lie at the same plane. All lie at the same plane. ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये आज से 1000 साल पहले जो है इब्न अल-हैथम ने दिए थे, गालिबन अगर मैं गलत ना हूं तो इब्न अल-हैथम ने दिए थे 3 पॉइंट्स, और इन 3 पॉइंट्स को हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, लाइट के अंदर इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं कि वो रिफ्लेक्शन भी करता है, वो रिफ्रैक्शन भी करता है, पोलराइजेशन भी करता है, डायफ्रैक्शन भी करता है, इंटरफेरेंस भी करता है। कॉन्सेप्ट्स हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं इसको क्या है। लेकिन सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इट मेक्स अस द सेंसेस ऑफ विजन। अब यहां पर
अगर कोई सोर्स है, सपोज, ठीक है, एक सोर्स है हमारे पास, वो सोर्स आपको हर डायरेक्शन में रेज को ट्रैवल करवाती हुई नजर आएगी। एक बात तो ये। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूं कि एक लाइट बल्ब है, तो उसमें से कितनी रेज निकलती होंगी? अगर यहां पर हम एक सोर्स ड्रॉ करते हैं और फिर हम देखते हैं कि कितनी सोर्सेस निकल रही हैं, लेकिन यहां पर एक इशू ये है, मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन होता, लेकिन मैं आपको बता देता हूं डायरेक्टली कि ये जो रेज होती है ना, ये इतनी टाइनी होती हैं कि इनको नैनोमीटर में नापा जाता है, नैनोमीटर्स एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है, यानी कि 10⁻⁻10 से ये शुरू की जाती है, इनकी लंबाई शुरू की जाती है, इनकी मोटाई नापी जाती है। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे दो डॉट्स ऐसे बनाता हूं और यहां से ये रेज निकल रही हैं, तो यहां से भी इतनी रेज होंगी कि वो करोड़ों रेज निकलेंगी, कम से कम करोड़ों रेज निकलेंगी। लेकिन उसमें से मैं कोई एक रे पकड़ता हूं, ठीक है, मैंने कोई एक रे पकड़ी और मैंने उसको स्टडी करना शुरू किया कि भाई अब ये जो लाइट है ये ट्रैवल किस तरीके से कर रही है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात, ट्रैवलिंग के लिए अब लाजमी सी बात है कि अगर सूरज जो है वो अरबों साल से जल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अरबों साल से रोशनी जमीन को मिल रही है। अब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हुई कॉन्स्टेंटली रेज आ रही है। इसी तरीके से बल्ब अगर कहीं जल रहा है, वहां से भी रेज आ रही है। कोई और अगर सोर्स है लाइट की, तो वहां से आपको रेज मिलेंगी, मिल रही है, कॉन्स्टेंटली आपको मिल रही है रेज। अच्छा, अब यहां पर उनमें से हमने कोई एक रे पकड़ी और हमने देखा कि यार ये रिफ्लेक्ट कैसे कर रही है, रिफ्लेक्शन क्या चीज है, हम ये देखते हैं। अगर एक रे ऑफ लाइट आती है, टकराती है, ठीक है, तो वो बाउंस बैक होती है और कहीं और चली जाती है। लेकिन अब यहां पर एक अगर मैं सोर्स रखता हूं, सॉरी सोर्स मैं नहीं कह रहा, मैं यहां पर एक कोई ऑब्जेक्ट रखता हूं, प्लेन ऑब्जेक्ट, ठीक है, रेगुलर ऑब्जेक्ट मैं कहना चाह रहा हूं उसको। अगर यहां से कोई रे ऑफ लाइट आती है, टकराती है इस पर, ठीक है, तो फिर बाउंस बैक होके वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी। यहां तक ठीक है। यहां पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल जो है वो ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन आपने खींच दी, वो नॉर्मल कहलाता है। अच्छा, अब यहां से आपने एंगल की लंबाई शुरू कर दी। ये एक एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल हो गया, ठीक है। इसको मैं अगर θ1 कहता हूं और इसको मैं θ2 कहता हूं, तो ये दूसरा वाला पॉइंट मेरा देख लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, यहां से रे ऑफ लाइट आ रही थी, यहां से बाउंस बैक होके वापस जा रही है, तो θ1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू θ2। यानी कि जो भी एंगल टक्कर खाने से, ऑब्जेक्ट से टक्कर खाने से पहले वो बनाएगी, वो ही एंगल टक्कर खाने के बाद नीचे से बनेगा। शर्त क्या है? कोई रेगुलर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर रेगुलर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब एंगल्स शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये मिसाल आपको कहां मिलती है? ये मिसाल आपको मिलती है शीशों में। शीशा जो है एक रेगुलर ऑब्जेक्ट होता है। ये आपको मिसाल मिलती है मार्बल्स में। मार्बल जो है वो एक रेगुलर ऑब्जेक्ट होते हैं अगर पॉलिश्ड हो, वेल फैब्रिकेटेड, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब इररेगुलर रिफ्लेक्ट, ये कहलाती है रेगुलर रिफ्लेक्शन। इस टाइप की रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक चीज होती है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन तब होती है जब आपका ऑब्जेक्ट इररेगुलर सरफेस हो उसका। जैसे कि यहाँ पे मेरा कोई एक सरफेस है इस तरीके का, ठीक है। अब कोई रे ऑफ लाइट आई, ऐसे भी जा सकती है,
रे ऑफ लाइट आई ऐसे भी जा सकती है, रे ऑफ लाइट आई ऐसे भी जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर बन ही नहीं रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये सरफेस जो है ये प्लेन नहीं है, ये इरेगुलर, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो हिस्सा है ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का होता है, इसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इस हिस्से को हम कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यहां से एक सवाल उठता है, नॉर्मल एप्लीकेशन है कि कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, रेगुलर या इरेगुलर। दोनों अपनी जगहों पर बिल्कुल मस्ट है, बहुत जरूरी है, लेकिन दुनिया के अंदर जो मेजॉरिटी वाली रिफ्लेक्शन जो होती है वो इरेगुलर होती है। क्यों? सबका फिजिकल शेप जो है वो प्लेन नहीं होता, मेजॉरिटी ऐसे सरफेसेस होते हैं जो इरेगुलर होते हैं। शाम का वक्त होता है, शाम का वक्त आप देखेंगे सूरज जो है वो गायब हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको रोशनी मिल रही है, ठीक है। चांद से नहीं, चांद से उस टाइम पे नहीं मिलती रोशनी, आपको रोशनी जो है सूरज से ही मिल रही होती है, लेकिन किसी और तरीके से। वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उस तरीके को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड दी नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम प्लेन। अब आप यहां पर देखें, अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही है तो थीटा 1 बराबर है थीटा 2 के, लाइट ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन पे, ये दोनों पॉइंट्स हो गए। और तीसरा पॉइंट ये कि यार इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं, किसी दो क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये क्वाड्रेंट क्या है? क्वाड्रेंट मैथ्स में आप लोग आगे पढ़ेंगे। अगर मैं कोई सर्कल बनाता हूँ, मैं उसके 4 टुकड़े कर देता हूँ, ये फर्स्ट कहलाता है, ये सेकंड कहलाता है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये इसके क्वाड्रेंट्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे 0 डिग्री रखते हैं तो ये 90 दर्जे पर होता है, ये 180 दर्जे पर होता है। मैं किसी हिस्से को टेढ़ा कर देता हूँ यहाँ पर और मैं ऐसे बना देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि थीटा 1, थीटा 2 और नॉर्मल ये एक ही प्लेन यानी कि किसी दो क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं, और जो टोटल एंगल होगा वो इस प्लेन का 180 डिग्री होगा। तीसरा पॉइंट ये है, कभी भी अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो ऐसे ही होगी हमेशा, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। आगे चलते हैं। अच्छा, मैं आपको बताना चाह रहा था कि शाम का वक्त और सुबह का वक्त जो है हमें नजर जब आ रहा होता है तो वो किस तरीके से आता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सूरज है, ठीक है, और जमीन गालिबन यहां पर है। अब पहला सवाल ये उठता है कि शाम कहां होगी? जमीन के इस हिस्से पर होगी, जमीन के इस हिस्से पर होगी, या जमीन के इस हिस्से पर होगी? देखें, सूरज की रोशनी आपको यहाँ मुहैया हो रही है पूरी की पूरी, तो ये हिस्सा तो दिन का होगा, डे का होगा। ये वाला हिस्सा इवनिंग का होगा, और ये वाला हिस्सा नाइट का होगा, क्योंकि अर्थ रोटेट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें, अगर लाइट ट्रैवल कर रही है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लाइट ट्रैवल कर रही है, कुछ रेज ऐसे भी जा रही हैं, लेकिन हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा है, हवा की एक पूरी चादर लिपटी हुई है जमीन पर। यहां पे तो कोई रे नहीं आ रही, इस हिस्से पर, इस हिस्से पर कोई अगर रे नहीं आ रही तो उसका मतलब आपको रोशनी नजर नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो एटमॉस्फेयर के अंदर आती हैं
वो बेंड हो जाती हैं, वो बेंड हो जाती हैं। क्यों बेंड होती हैं? क्योंकि अगर लाइट किसी मॉलिक्यूल से टक्कर खाएगी तो लाजमी है बेंड तो हो जाएगी, वो टक्कर खाने के बाद वो कहीं और जाएगी, उसका एंगल तब्दील हो जाएगा। यहां पर वो एंगल तब्दील हो रहा है। ये टक्कर खाकर बेंड हो जाना लाइट का कहलाता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं होता, ये रिफ्रैक्शन होता है। टक्कर खाकर लाइट का बेंड हो जाना, लाइट के पैकेट का, लाइट की रे का बेंड हो जाना रिफ्रैक्शन कहलाता है। अच्छा, ये टॉपिक कवर हो गया हमारा, आगे चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है लाइट का। नॉर्मली अब हमें चीजें नजर कैसे आती है? ऑब्वियसली अगर हम किसी कमरे में अंधेरा कर दें बिल्कुल तो हमें कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अगर ये बोर्ड व्हाइट है तो मुझे व्हाइट नजर क्यों आ रहा है? अगर आपको कोई ब्लैक चीज नजर आती है तो ब्लैक चीज नजर क्यों आ रही है? कोई अगर ब्राउन चीज नजर आती है आपको तो ब्राउन कलर क्यों आ रहा है? ये कलर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हमें नजर कैसे आता है। लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होती है, रेगुलर हो इररेगुलर हो हमें उससे गर्ज नहीं, ठीक है। टक्कर खाने के बाद उसकी जो रेज है वो हमारी आंखों में आती है, रेटिना पर पड़ती है, रेटिना एक इमेज बनाती है, ठीक है। वो इमेज जो है वो आपका माइंड रीड करता है और आपको चीजें नजर आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि लाइट टक्कर खाएगी किसी ऑब्जेक्ट से, फिर आपकी आंखों में जाएगी उसकी रे, फिर आपको नजर आएगा कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, वाइस वर्सा, जैसे भी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब इससे एक सवाल उठता है कि यार डार्कनेस क्या है? अंधेरा किसको कहते हैं? अंधेरा बेसिकली एब्सेंस ऑफ लाइट है। बिल्कुल, ये एब्सेंस ऑफ लाइट जो है इसको हम डार्कनेस कहते हैं, यानी कि लाइट का बिल्कुल ना होना डार्कनेस होती है। और अगर आपको बहुत अंधेरे में भी कुछ चीजें नजर आ रही हैं, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज, ऐसी सोर्स जरूर है जो इररेगुलर रिफ्लेक्ट हो के आपकी आंखों में आ रही है। इंटेंसिटी उसकी नहीं होती, इंटेंसिटी से मुराद ये है कि नंबर ऑफ रेज जो है वो बहुत कम होती है। अमूमन ऐसा होता है कि कभी लाइट चली जाए रात में, 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद आपको नजर आने लग जाता है, लेकिन जैसे ही लाइट जाती है आपको बिल्कुल नजर नहीं आता कुछ के क्या हो रहा है। आपका माइंड ट्रेन हुआ होता है ज्यादा रेस को मैच करने के लिए, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश होना शुरू होता है माहौल के हिसाब से। आपका माइंड और रेटिना जो है वो मैच करना शुरू करते हैं और फिर वो छोटे छोटी रेस को भी जो कम इंटेंसिटी की होती हैं उनको भी कैच करना शुरू कर देता है आपका माइंड 15-20 मिनट बाद। तो आपको कुछ चीजें नजर आने लग जाती हैं, लेकिन बहुत कम, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका लाइट का छोटा मोटा टॉपिक, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अच्छा, अब मैं आता हूं रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर्स। अब ये रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर जो है ये बड़ा अजीबोगरीब फिनोमेना है। आप नोट करेंगे कभी आप शीशे में खड़े हो तो आपको चीजें पीछे नजर आनी शुरू हो जाएंगी शीशे के। कभी आप गौर करें इस चीज पर तो आपको शीशे के पीछे नजर आनी शुरू हो जाएंगी चीजें। और डिस्टेंस कितना होगा? जितना आपका डिस्टेंस है, जितना उस चीज का डिस्टेंस है। अगर आप अपने आप को देख रहे हैं तो जितना डिस्टेंस आपका और शीशे के दरमियान है उतना ही डिस्टेंस आपको इमेज के अंदर अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा। आप ये बोलना शुरू कर देंगे कि यार शीशे के अंदर भी एक और फिनोमेना है, वो इमेजिंग से। अच्छा, अब ये होता कैसे है? सपोज कर लेते हैं कि ये एक प्लेन मिरर है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बाद में करूंगा और उसकी तफसील भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, ये है एक ऑब्जेक्ट। आपकी आई जो है वो यहां पर है। अब
इमेज कैसे बनेगी? शीशा यहाँ रखा हुआ है, आपकी आंख यहाँ से देख रही है उसको, आपको ये ऑब्जेक्ट यहाँ नजर आ रहा होगा, जितना डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक है उतना ही डिस्टेंस यहां से यहां तक होगा उसका। अब ये हो कैसे रहा है? एक रे ऑफ लाइट हम सपोज कर लेते हैं कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ऐसे चली गई। सॉरी, मार्कर जो है वो थोड़ा सा वीक हुआ है आज। एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ऐसे चली गई। अच्छा, बीच में क्या हो रहा है? आप ये बोलेंगे कि ये दोनों रेस तो आंखों में गई, तो भाई इनके दरमियान भी करोड़ों रेज ऐसी हैं जो आपकी आंखों में जा रही हैं। ठीक है? अच्छा, अब होगा क्या? होगा कुछ इस तरीके से कि एक पॉइंट आएगा जहां पे ये रेज इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ठीक है? मिरर के अंदर इंटरसेक्ट कर जाएंगी। अगर मैं इंटरसेक्शन लाइन बनाऊं तो कुछ इस तरीके से लाइन बनती है। हम देखेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो कहां पर होगा। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर होगा, यानी कि अगर अंदर ये दो रेज आपस में कोइंसाइड कर जाती हैं, टक्कर खा जाती हैं इस पॉइंट पर जाकर, तो यहां वो इमेज बनती है। अब आप नोट करें कि जितना दूर ये ऑब्जेक्ट शीशे से है उतना ही दूर आपको ये ऑब्जेक्ट शीशे के अंदर नजर आएगा। यानी कि अगर मैं इसको नाम दूं डी का, तो ये भी डी होगा वेरिएबल्स की जबान में। अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगा। अगर ये 2 मीटर था तो ये भी 2 मीटर होगा। ठीक है? ये इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, इस तरीके से इसको कह सकते हैं। अच्छा, अब बात है रिफ्लेक्शन की, तो आप नॉर्मल बना लीजिए, परपेंडिकुलर लाइंस। दो परपेंडिकुलर लाइंस बन गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा। रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है और इस तरीके से आंखों में जा रही है। ठीक है? और यहां पर इमेज बन रही है शीशे के अंदर। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो है, हाँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल, बल्कि अब कोई है तो नहीं, तो अब सवाल थोड़े मुख्तलिफ हो जाएंगे। मेरा पहला सवाल ये था कि ये मिरर और लेंस में फर्क क्या होता है? मिरर और लेंस में एक बुनियादी फर्क ये होता है कि मिरर पीछे से पॉलिश हुआ होता है। ये देखना है, मैंने कुछ डंडे बनाए यहाँ पर। ये डंडे बता रहे हैं कि ये पॉलिश हुआ एक सरफेस है। ठीक है? पॉलिश अगर पीछे से हुआ है तो वो मिरर हो जाएगा। सिलिकॉन प्लेट से पॉलिशिंग की जाती है इसकी। और अगर वो शीशा जो पीछे से पॉलिश ना हुआ हो तो वो लेंस कहलाता है। प्लेन लेंसेज भी होते हैं और मुख्तलिफ लेंसेज और भी होते हैं। मैं अभी नाम नहीं ले रहा, मैं अभी बाद में नाम लूंगा। ठीक है? पहले मैं मिरर्स की कहानी करना शुरू कर दूं। ये तो एक प्लेन मिरर की हमने पढ़ ली। दो टाइप के मिरर्स और होते हैं। मिरर ऐसे भी तो हो सकता है, यानी कि बाहर की साइड पॉलिश हुई भी हो। इस बाहर की साइड पॉलिश हुई भी मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। और वो मिरर जिसकी अंदर की साइड पॉलिश हुई भी हो, उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। एक मिरर होता है कन्वर्जिंग और एक मिरर होता है डाइवर्जिंग। फर्क क्या है दोनों में?
कन्वर्जिंग वो होता है जो लाइट की रेस को कन्वर्ज करके किसी एक पॉइंट पर लाकर इंटरसेक्ट करवाता है फिजिकल रेस को। और एक मिरर वो होता है जो लाइट को डाइवर्ज करवाता है, दूर फेंकता है और उनकी इमेज जो है वो उसकी पीछे बनती है। अब ये किस तरीके से होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम कॉनकेव मिरर पर। ठीक है, मैं कॉन्वेक्स मिटा देता हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव पे बात करता हूँ। मैंने एक काम किया, मैंने एक बीच में एक लकीर खींच दी। पहले मैं आपको चीजें बता देता हूँ कि मिरर की चीजों को हम कहते क्या है। बहुत सारे इसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कर्व है। ठीक है, अगर ये कर्व है इसका मतलब ये है ये किसी सर्कल से टूटा हुआ कर्व होगा। वो सर्कल हम जरा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं यहां पे। सपोजिटली कि ये वो सर्कल था जो हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, यहां से खराब बन गया था, मतलब यहां से थोड़ा सा और बेंड हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ बेहतर है। अब ये पूरा सर्कल का पार्ट है जो एक तरफ हुआ है। ठीक है, अब इस सर्कल का जो सेंटर है वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सर्कल का कोई डायमीटर भी होगा। डायमीटर किसको कहते हैं? एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक का फासला डायमीटर होता है। रेडियस किसको कहते हैं? एक एंड पॉइंट से सेंटर तक का फासला रेडियस होता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब यहां से लेके यहां तक का जो फासला है इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर से भी इसको डोनेट किया जाता है। अगर इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का हम हाफ कर दें तो एक पॉइंट निकलता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं उसका फोकस। अब एंड पॉइंट से फोकस तक का फासला कहलाता है, कोई ना कोई लेंथ होती है और उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ फोकस, या फोकस भी कहते हैं इसको। फोकस का फोकल लेंथ का जो डबल है, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल आता है, और अगर डिवाइड बाय 2 करें तो फोकल लेंथ निकल आता है। ठीक है, और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दें तो डायमीटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि भाई यहां से लेके यहां तक का फासला था फोकल लेंथ, अब इसको डबल कर दिया तो अब यहां से यहां तक का फासला हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इसको भी डबल कर दिया तो यहां से यहां तक का फासला अब क्या रहेगा? डायमीटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, लेकिन हम इतना लंबा जो है वो पढ़ते नहीं है। कुछ इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को जो मैंने बीच में बनाई है, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस। पीछे से उसको पॉलिश कर दिया और एक प्रिंसिपल एक्सेस हमने खींच दिया। अब सपोज करते हैं कि इंफिनिटी से कुछ रेज आ रही है हमारे पास। ठीक है, अब अगर ये इंफिनिटी से कुछ रेज आ रही हैं, सारी की सारी पैरेलल होंगी, तो हम रेज बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये सारी इनकमिंग रेज हैं जो कि आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर का आ गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेज है। ठीक है, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान
एक ऐसी लकीर के बीच में खींच देता हूँ ताकि अंदाजा हो जाए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, अच्छा, अब लाजमी है रिफ्लेक्शन तो होनी है क्योंकि पीछे से पॉलिश है, लेकिन अब रिफ्लेक्शन होगी किस तरीके से, ये देखिए। लेकिन जो सबसे दूर जो लाइट है वो सबसे ज्यादा बेंड होगी, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर कहीं जाकर सबसे ज्यादा लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। तो जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा लाइन इंटरसेक्ट होंगी यहां पर हमारी इमेज बन जाएगी। मादरत मैंने थोड़ा सा खराब ड्रॉ किया, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये बिल्कुल ठीक है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो एक होगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर एक होगा सारी रेस का। ठीक है, तो इन रेस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पर इमेज बन जाएगी। अब आप एक बात यहाँ पर गौर करें, इमेज कहां बन रही है? मिरर के पीछे बन रही है, मिरर के आगे बन रही है? पीछे नहीं बन रही इस दफा मिरर के आगे बन रही है। तो यानी कि अगर कोई बंदा वहां पर खड़ा हुआ होगा और वो अपनी शक्ल देखना चाहे तो उसको शक्ल जो है वो करीब नजर आएगी बजाय दूर नजर आने के। आप नॉर्मली देखें कि कुछ मिरर्स ऐसे होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जो इमेज है वो हमें और करीब नजर आए, दूर की इमेजेस जो है वो करीब नजर आए। वो इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं और उन इमेजेस को, उन मिरर्स को कॉनकेव मिरर कहा जाता है। और कॉनकेव मिरर में यहाँ पर लाइट कन्वर्ज हो रही है, यानी कि एक ही जगह पर आ रही है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और वो सारी की सारी रेज जो है वो एक पॉइंट पर आ रही होती है। तो इसका मतलब ये कि ये जो कॉनकेव मिरर है इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्योंकि ये लाइट की रेस को कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर लेकर आता है, फोकस करवाता है एक पॉइंट पर। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद एक और यहां पर एक्सप्लेनेशन है कि यार इमेज बनती है रियल, मैग्नीफाई भी हो जाती है कभी कभी। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन व्हाट नेचर ऑफ कॉनकेव मिरर यू आर यूजिंग। फिर उसके बाद ये कैमरे में कैद की जा सकती है क्योंकि फिजिकल इमेज होती है। ठीक है, कैमरे की आंख में इसको कैद किया जा सकता है। अब आते हैं सीधा डाइवर्जिंग मिरर पे। इसको हम पॉलिश हमने कर दिया, इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस हमने बनाया और पैरेलल रेज लेकर आ गए। 4 इधर बना ली हमने और 4 इधर बना ली। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये तो एक दूसरे से दूर जाएंगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा और ये रेज ऐसे जा रही है, रिफ्लेक्ट होके उस मिरर से ये रेज ऐसे जा रही हैं। अगर हम एरोज बना दें ढंग से, ये सारी की सारी इनकमिंग रेज है और ये सारी की सारी आउटगोइंग रेज है। ठीक है, अब देखेंगे इमेज कहां बन रहा है। यहां से
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिरर के अंदर बन रहा है। ये रहा आपका वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इमेज यहां बनेगी, मिरर के अंदर। तो इसका मतलब ये कि कॉन्वेक्स मिरर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि करीब की चीजें आपको दूर दिखाई दे सके। इन्वर्टेड इमेज बनती है, उल्टी इमेज बनती है, ठीक है। रियल इमेज नहीं बनती, वर्चुअल इमेज बनती है। यहां पे वर्चुअल इमेज का मतलब यह है कि मिरर के पीछे बनती है। कैमरे की आंख में कैद नहीं की जा सकती क्योंकि फिजिकल इमेज तो है नहीं। कैमरे की आंख में कैद करने के लिए आपको रेज भी तो वहां पर चाहिए जो कि आपको नहीं मिलती, ठीक है। अच्छा, और एक और बात ये कि वर्चुअल है, इन्वर्टेड इमेज है, और मैग्नीफाई कभी होती है कभी नहीं होती। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। सही है। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया खड़ा करके, तो ये तो बहुत करीब हो गया, दूर थोड़ा कर देता है। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया खड़ा करके, एक रे ऐसे जाएगी, नहीं क्या ऐसे नहीं जा रही, एक रे जा रही है ऐसे, और एक रे फोकस से, पॉइंट ऑफ फोकस से क्रॉस करके जा रही है ऐसे। इमेज अब कहां बननी चाहिए? इमेज यहां बननी चाहिए, और ये यहां से लेके यहां तक आपका साइज हो गया इमेज का, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास रे हो गई। अब आप गौर करिए कि अगर मैं इसको नाम दे दूं ए और बी का, इसको मैं नाम दे देता हूं ए बार बी बार का, ठीक है। ये फोकस है, यहां से लेके ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक का फासला कहलाता है बी। इमेज से लेके मिरर तक का फासला कहलाता है क्यू, और फोकस से लेके मिरर तक का फासला कहलाता है फोकल लेंथ, जिसको हम छोटा एफ कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक डायग्राम है। अब हम एक काम ये करते हैं, अब हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। हम ये देखते हैं कि एक ट्राइंगल बन रहा है, बल्कि दो ट्राइंगल, बहुत सारे ट्राइंगल बन रहे हैं। इसको हम नाम दे देते हैं पी, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पी का, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं क्यू का, कैपिटल पी और कैपिटल क्यू, ठीक है। एक ट्राइंगल गालिबन आपके पास बन रहा है कुछ इस तरीके का। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, और एक पॉइंट है एफ। एक ये ट्राइंगल बन गया, देखेंगे ये 90 डिग्री का है, और उसी के अगेंस्ट में एक और ट्राइंगल बन रहा है ऐसे, जिसमें पी भी, इधर पी है, इधर क्यू है, और इधर एफ है। 90 डिग्री यहां बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम ये देखते हैं कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल हैं, इनका मतलब ये है कि इनका tan थीटा भी बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। अब परपेंडिकुलर क्या है इस ट्राइंगल का? tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2, और ये ट्राइंगल है ए बी एफ, और ये ट्राइंगल है ट्राइंगल एफ पी क्यू, ठीक है। ट्राइंगल ए बी एफ और एफ पी क्यू आर सिमिलर।
तो अब ये बना आपके पास परपेंडिकुलर बन गया ए बी और बेस बन गया ए एफ, और यहां पर क्या बना एफ पी, सॉरी परपेंडिकुलर बना पी क्यू अपॉन बेस क्या बना हमारे पास, यहां पर बेस बना एफ पी। अब हम ये कोशिश करते हैं कि ये जो ट्रायंगल के जो दो एंड पॉइंट्स हमने लिखे हैं इनकी जगह पर हम इनकी लेंथ के नाम लिखना शुरू कर दें। अब जैसे ए बी है, ए बी जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ए बार बी बार हाइट ऑफ इमेज है। फोकल लेंथ हमने पहले ही कह दिया था, पी भी कह दिया था, क्यू भी कह दिया था। अच्छा, अब यहां से ये देखें आप कि ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन, अब ये ए एफ क्या है, ए एफ वाला फासला हम कैसे निकाल सकते हैं। हम यहां पर ये देखें हमारे पास दो फासले मौजूद है, एक ये फासला मौजूद है और एक ये फासला मौजूद है। ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक का फासला है पी, इस पॉइंट से लेके मिरर तक का फासला है क्यू, और आपको ये पॉइंट मालूम करना है, ये लेंथ मालूम करनी है। तो आप कैसे मालूम करेंगे, पी में से एफ निकाल लें तो ये लेंथ आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कर देते हैं पी माइनस एफ और ये बराबर हो जाएगा पी क्यू की। पी क्यू बराबर किसके है, पी और क्यू। पी और क्यू अगर देखें तो ये जो लेंथ है ये इस लेंथ के बराबर है हाइट ऑफ इमेज के, अपॉन एफ पी किसके बराबर है, एफ से लेके पी तक का फासला जो है वो फोकल लेंथ है। ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम ये करते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, सॉरी मैं बीच में आ गया था, ये बराबर हो जाएगा P माइनस एफ अपॉन एफ। ठीक है, एक हमारे पास रेशो आ गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज का। अब दो और ट्राइंगल्स हैं हमारे पास मौजूद, अब उन दो ट्राइंगल्स को भी जरा देखते हैं। एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी टी और एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बार बी बार और बी। कुछ आपको इस तरीके का इमेज बनता हुआ नजर आएगा। ये दो ट्राइंगल हमारे पास मौजूद हैं, ये दोनों भी राइट एंगल ट्राइंगल हैं, तो इन दोनों का tan थीटा भी बराबर होना चाहिए। ट्राइंगल एबीपी जो है वो तकरीबन बराबर है इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बार बी बार बी, यहां पे भी कॉन्ग्रुएंट लगा देते हैं। ठीक है, तकरीबन बराबर होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है, लिहाजा इनका tan थीटा भी बराबर हो जाना चाहिए। अब tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां पे भी हमने लिख लिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एबीपी का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था परपेंडिकुलर, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, और बेस क्या है, ए से लेके पी तक का फासला, यानी कि पी छोटा पी, ये बराबर हो जाएगा। अब ए बार बी बार पी का परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज हमने रखी क्योंकि ट्रायंगल है ऐसा 90 डिग्री ये बन रहा है, तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। तो अब इसकी बेस क्या हो जाएगी, बेस हमारे पास हो जाएगी क्यू। यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज बराबर हो जाएगा P अपॉन क्यू के। हाइट ऑफ इमेज यहाँ चला गया और P यहाँ आ गया, हमने और कोई तब्दीली नहीं की। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। अब ये भी हमारे पास एक रेशो आ गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज का। अब हम एक काम यहां से करते हैं, अब मैं डायग्राम को हटा दूं, ठीक है, ताकि मेरे पास थोड़ी बहुत जगह बन जाए। हमने डायग्राम का काम कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद हम करते हैं एलसीएम ब्रेक। ठीक है, अब ये ब्रेक किस तरीके से होगा, P अपॉन एफ माइनस एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू P अपॉन क्यू, हमने ऐसे लिख दिया।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय क्यू, सॉरी क्यू नहीं, पी। ठीक है, अब हम इसको पी से डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को, यानी कि पी अपॉन पी एफ माइनस एफ अपॉन पी एफ इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू पी। यहां पे पी पी से कैंसिल हो गया, एफ एफ से कैंसिल हो गया और पी पी से कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास जो बचा है, इसको मैं और बता देता हूं, वो बचा है यहाँ पर 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन पी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। अब ये माइनस का इसको उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन पी, माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया, फिर प्लस का निशान लगाया 1 अपॉन क्यू। ये है हमारे पास मिरर इक्वेशन। अच्छा ठीक है गाइस, मुझे अब ये तो पता चल गया होगा कि आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि मेरा लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड है। अगर आपको कोई बीच में इशू आता भी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दिएगा, मैसेंजर पर देख लिएगा मुझे, कोई अगर क्वेश्चन हो तो। और प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कर लिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिरर इक्वेशन तक। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें इसके अंदर कवर अप हुई हैं लाइट की। अगर वो बेसिक चीज़ें आपको प्रॉपर्ली आ गई, आपने इमेजिन कर लिया उन सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली, तो फिर ये मिरर इक्वेशन आपके लिए बहुत आसान होगी। मिरर इक्वेशन के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो डायग्राम है। अगर आपको डायग्राम का अंदाज़ा है तो इसका मतलब ये कि आप बाकी सब कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ट्रायंगल्स को कंपेयर ही तो करना है, उसके अलावा हमने और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। नेक्स्ट क्लास में निकलते हैं आप लोगों की केमिस्ट्री की है। केमिस्ट्री का इस दफ़ा का यार इशू जो है वो काफ़ी टेढ़ा हो गया था, क्योंकि बीच में मैंने जूम करने की कोशिश की, फिर क्योंकि प्रिपरेशन नहीं हुई थी ऑनलाइन लेक्चर की, तो टाइम भी लग गया, इस वजह से मैंने रिकॉर्ड कर दिया। तो ये रिकॉर्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। नंबर 1 वीडियो सेव रहती है, जब चाहें आप वो लेक्चर जो है वो देख सकते हैं, और फिर कोई इशू भी नहीं होता, फिर सवाल जवाब जो है वो ज़्यादातर उसी में कवर अप हो जाते हैं। बहुत सारे फ़वाइद होते हैं वीडियो लेक्चर्स के। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।